नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार आपको आज 53वीं श्रृंखला आपको पढ़ाने जा रहे हैं। जबरदस्त तरीके से आप सब अपनी तैयारी को अनवरत रूप से कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाते चलिए और अपनी सफलता की ओर अग्रसर होते चलिए, जहां से किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं आपके जीवन में ना आए। ऐसा ही श्रृंखला, एक शानदार श्रृंखला को हम सब देखते चले, जानते चले, पढ़ते चले और कहीं से किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रह जाए, ठीक ना। तो आइए हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के शानदार श्रृंखला को देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह के आपको जो है प्रश्न पूछे गए हैं। बड़े ही आसानी से 1 घंटे ने 50 मिनट में 50 क्वेश्चन हम सबको करने हैं और चलिए देखते हैं कितना जल्दी जल्दी आप सब भी जवाब देते हैं। और कॉपी कलम खोल कर रखे रहिएगा, कितना आप सही करते हैं यह भी मायने रखता है। आप 1 2 3 4 पर डे नंबरिंग 50 नंबर किए रहिए और प्रश्न को एकदम अपने ईमानदारी जब तक आप स्वयं के प्रति नहीं दिखाएंगे तब तक आपको जो है जवाब नहीं पता चलेगा और मुझे उसका तुरंत जवाब भी चाहिए। क्योंकि मैं अपने क्लास में जब टेस्ट लेता था तो एकदम डिस्प्ले ब्लैक बोर्ड पर तुरंत 1 घंटे के बाद नंबर डिस्प्ले कर देता था। तो मैं भी आपसे यही चाहता हूं कि सभी लोग कॉपी कलम खोल लीजिए, 1 2 3 50 तक लिख लीजिए और उसके साथ ही आप सही भी करते चले कि मेरा कितना सही हुआ और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि कितने प्रश्न मेरे सही हुए, ठीक ना। तो आइए हम सब एक महत्वपूर्ण शानदार प्रश्नों के श्रृंखला को देखते हैं। चलिए पहला ही प्रश्न से हम सब शुरुआत करते हैं। ये देखिए पहला ही प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1957 में, 1757 में, 1789 में, 1979 में या 1773 ईस्वी में? क्या गजब का प्रश्न है, एकदम लाजवाब प्रश्न है। और देखिए आप सब में से कितने लोगों का आपको सही होता है। तब बताएगा कि 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध आप सबको याद होगा, ठीक ना। पलासी, भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव कहां से पड़ती है? तो भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव, भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव यहीं से पड़ती है, ठीक ना। सत्ता की नींव आपको यहीं से पड़ती है, ठीक। और 1789 ईस्वी में विश्व के मानस पटल पर 2 घटनाओं का प्रादुर्भाव हुआ। एक हुई फ्रांसीसी क्रांति, जिसने हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना, तो पूछता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से लिया गया है? तब फ्रांसीसी से क्रांति से या फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस में पहली बार गणतंत्रात्मक शासन यही 1789 ईस्वी में स्थापित होता है। आधुनिक युग का प्रथम गणतंत्र कब स्थापित हुआ? तो 1789 में। और कहां? तो फ्रांस में। आधुनिक युग का प्रथम गणतंत्र, ठीक ना, प्रथम गणतंत्र ये आपको कहां हुआ? तो फ्रांस में आपको हुआ, ठीक ना। साथ साथ ही आधुनिक युग का पहला लिखित संविधान, आधुनिक युग का प्रथम लिखित संविधान जो है, ये भी बातें आप सब याद करते चलिए। ये यूएसए में बना और 1789 ईस्वी में ही इन दोनों बातों का आपको जिक्र हुआ। और 1773 में भारत में संवैधानिक आधार की पहली आधारशिला रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में आपको आता है, ठीक। तो ये प्रमुख बातें रही, ठीक। चलिए, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या असम? ये भी प्रश्न आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और खासकर यूपी ट्रिपल एस से। और आपको इसलिए मैं सुपर टेट में पढ़ा रहा हूं कि आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें पिछले सुपर टेट में देखे होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
हीरालाल जेकानिया और बड़े दिग्गज लोग जवाब नहीं दे पाए थे बाबू, ये सच बता रहे हैं, ठीक ना। तो इसलिए छोटे प्रश्नों को नेगलेक्ट मत करिएगा। राइटर्स बिल्डिंग कहां है? तो पश्चिम बंगाल में आपको राइटर्स बिल्डिंग है। अब दो में से कितने लोगों का सही हुआ फाइनल में बताइएगा, अभी कोई नहीं बताएगा, ठीक ना, कि हमारे सर इतने हुए, हमारे इतने हुए। जितने लोगों का कॉपी कलम नंबरिंग करते चलेगा, बस एक सही तो सही, दो सही तो सही, ठीक ना। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब हुई? यदि बात की जाए किसान यूनियन की स्थापना की, तो सच बताओ तो किसान यूनियन की स्थापना जो है 1969 ईस्वी में भारतीय किसान संघ की स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय किसान संघ की, ठीक ना, किसान संघ की आपको स्थापना हुई थी। लेकिन इसमें कहीं भी है ही नहीं, तब किसको? तो नियरेस्ट आंसर जो होगा 1980 ईस्वी में भारतीय किसान यूनियन यू, ठीक है ना, भाग की यू यानी भारतीय किसान यूनियन के स्थापना जो है ये 1980 ईस्वी में हुई, ठीक। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? यानी भारत में पहले औद्योगिक नीति कब आई? 1 अप्रैल 1942 को, 6 अप्रैल 1948 को, 30 अप्रैल 1956 को या 1 जनवरी 1951 ईस्वी को? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए, कितने लोगों का जवाब आता है ये भी मैं आप सबके द्वारा देखना चाहता हूं कि कितने लोगों का बिल्कुल सही आंसर रहता है, ठीक ना। तो जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिए और प्रश्नों को करिए, देखो कितने लोगों का जवाब जो है ये बिल्कुल सही तरीके से रहता है, ठीक। तो चलिए देखो कितने लोगों का रहता है। एकदम मोबाइल में, ये मोबाइल भी चल रहा है भाई, काहे आप लोग चिंता कर रहे हैं? बिल्कुल आप सबके जवाब के प्रतीक्षा में ही हूं। चलिए, हाँ जी बिल्कुल, कुछ लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो बता दीजिएगा कि 1900 आपको जो है 48 ईस्वी में पहले औद्योगिक नीति 6 अगस्त 1948 ईस्वी को आती है, जबकि नई औद्योगिक नीति जो है 1900 आपको 91-92 में भारत में आती है। और इसके नई औद्योगिक नीति के जनक आपको जो है पंडित, इनको कहा जाता है मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है, ठीक। चलिए, किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है? किसे? मोटर कार उद्योग को, एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन आदि के संबंधित उद्योग को, या कुछ विशेष प्रकार के चमड़ा उद्योग को, या इनमें से सभी को? ये भी प्रश्न बहुत बार और बड़ा ही कठिन प्रश्न है, ये आसान से नहीं है। तो आपको नई औद्योगिक नीति के तहत जो है इनमें से सभी जो है उद्योगों को कर मुक्त लाइसेंस दे दिया गया है, यानी उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। ये बात आपको जो है बिल्कुल, प्रश्न आपका सटीक है और जवाब भी बिल्कुल सटीक है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये आपको कब? 1954 में, 1948 में, 1974 में या 1964 ईस्वी में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी जिसे सेल कहते हैं, सेल के स्थापना जो है ये कब किया गया, ठीक। तो इस प्रश्न का जल्दी से फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला चल रही है। तो हम लोग, एक कॉल आ गया था, चलिए देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है 1954 ईस्वी में आपको इसकी स्थापना की गई। कब? तो 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट अगले प्रश्न में, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब हुई? 1986, 87, 88 या 89? कब तिलहन की शुरुआत हुई और आपको इसके जनक भारत में किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी आप सबसे पूछा गया है। तो ये आपको एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है ना, स्वामीनाथन जी जो थे, नाथन
नाथन के नेतृत्व में आपको इसकी शुरुआत 1986 ईस्वी में की गई। कब? 1986 ईस्वी में आपको इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट देखिए, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन नोट्स है, शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है और आप इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एकदम जबरदस्त तरीके से पीडीएफ के रूप में है, आप इसे परचेज करिए और अपनी सफलता को प्राप्त करिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपको भारत में आरंभ किया गया। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है भारत सरकार की प्रथम योजना थे और इसकी शुरुआत जो है 1952 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये भारत का प्रथम योजना है, ठीक ना। प्रथम योजना के रूप में, स्वतंत्र भारत का प्रथम योजना के रूप में इसे जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारी इस शिक्षा प्रणाली को लोग रंग और जाति तो भारतीय होंगे, ये आपको जो है होंगे, किंतु मानसिक रूप से अंग्रेज, ये कथन किसका है? चार्ल्स का, मैकाले का, विल्किंसन का या विलियम बेंटिक का? तो अब बताइए, ये प्रश्न बड़ा है और उसके पिता लेटर लिखकर पूछते हैं कि आखिर बेटा तुम भारत में गए हो तो क्या कर रहे हो? तो कहता है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो शरीर और रंग से तो भारतीय है लेकिन दिमाग से अंग्रेजियत पैदा कर रहे हैं। वही बात यहाँ पे मानसिक रूप से अंग्रेज बना रहे हैं। ये कथन लॉर्ड मैकाले का था। किसका था? लॉर्ड मैकाले का था। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा पद्धति की काफी आलोचना की और यहां तक कहा कि भारतीय ग्रंथ जो है, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सभी ग्रंथ जो है और एशिया के समूल ग्रंथ मिलाकर ये लंदन में स्थित एक अलमारी के तहखाने के में रखी एक पुस्तक के बराबर भी नहीं है। ऐसी बातें ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा कहा गया। महाचूतिया टाइप का आदमी था, ऐसे समझिए सीधी सीधी, ठीक ना। लेकिन आज इसकी चुतियापा का ही नतीजा है कि देश में अंग्रेजी शिक्षा ही इंपॉर्टेंट बन गई है। भाषा कहीं भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, भाषा हमें जितनी आनी चाहिए, लेकिन हमारा अस्तित्व हिंदी से है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। आज नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कब का कहा। और आपको देखे होंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि अपने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया जाए, लेकिन अब तक राजभाषा नहीं बन पाई हिंदी, कार्यकारी भाषा बनकर रह गई है। हम भले पढ़े राजभाषा, ठीक ना, लेकिन कार्यकारी भाषा बनी है। हमेशा सरकारें इस पर, अभी देखिए सिविल सेवा के परीक्षाओं में आईएएस पीसीएस बनना है, अंग्रेजी आती है, कुछ लिख दीजिए, ढेर सारा नंबर। हिंदी लिखिए, झुआ भर जांच करने वाले और कमेंट और गलतियां निकालने वाले हैं, ठीक ना। ये चीजें तो है, इस तरह से पार्शियलिटी किया जाता है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बुलंदी उसी की जिन्होंने संघर्ष किया, याद रखिए। ये देखिए, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम से पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ये वुड का डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्टर एक्ट जो है 1813, इसी के तहत पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का प्रावधान किया गया, जबकि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत आपको कितना, तो 10 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का आपको प्रावधान किया गया है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, आपके परीक्षाओं के सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए है। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया था? तो पहला मदरसा की स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1781 ईस्वी में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक ना, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कहां किया गया? हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में किया गया, ठीक ना। कलकत्ता में आपको जो है इसकी पहली स्थापना की गई थी, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें। और इसके बाद 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में ही
प्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना, ठीक ना, हिंदू कॉलेज के स्थापना जो है ये आपको जो है किया जाता है कब, तो ये भी कलकत्ता में ही किया जाता है, ठीक। तो ये एक डच घड़ीसाज डेविड हेयर की सहायता से राजा राममोहन राय ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित किए थे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ये आपको प्रतिस्पर्धा पर यानी कंपटीशन पर, न्यास पर यानी ट्रस्टशिप पर, राज्य नियंत्रण पर, कंट्रोलिंग ऑफ द स्टेट्स पर, या इनमें से किसी पर नहीं। तब बताइएगा कि न्यास के सिद्धांत पर जो है अर्थव्यवस्था आपको जो है आधारित है, न्यास और न्यासी, ठीक ना। राज्य जो होगा न्यास होगा, उसकी प्रजा जो होगी न्यासी होगी। ये बातें आपके द्वारा यानी ट्रस्ट और ट्रस्टशिप पर बातें की गई है, ठीक। लौह अयस्क इस्पात टिस्को ये कहां स्थित है? तो टिस्को इसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जानते हैं, ठीक ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और इसकी स्थापना जो है ये 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। कहां पे? तो जमशेदपुर में, जमशेदपुर, ठीक ना, ये है जमशेदपुर में इसके स्थापना की जाती है। कौन करता है? तो जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के द्वारा आपको इसके स्थापना की जाती है। ये जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस पर? स्वर्ण रेखा नदी पर है। और आपको झारखंड के सिंहभूम जिले में, सिंहभूम जिले में, पश्चिमी सिंहभूम कर लीजिएगा, पश्चिमी सिंहभूम जिले में आपको जो है ये स्थित है, ठीक। चलिए, इसे आपको एक और नाम से जानते हैं, आपको जो है भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भारत का पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। भारत के इस्पात नगरी भी कहते हैं। ये हिंदी बाई नितिन सर, शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपकी सफलता में ये सहायक भी होगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपको नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? हिमालय और शिवालिक, हिमालय और विंध्य, विंध्य और सतपुड़ा, या अरावली और सतपुड़ा। तो नर्मदा नदी इसका उद्गम अमरकंटक है, ठीक ना, अमरकंटक में इसका उद्गम है। और ये आपको भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। भ्रंश घाटी ये किसके बीच है? तो बताइएगा विंध्य और सतपुड़ा के बीच जो है ये है। इसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं, गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी आप इसे जानते हैं। ये आपको पश्चिम की ओर गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक ना, पश्चिम की सबसे लंबी नदी, ठीक, सबसे लंबी नदी। और आपको जो है ये क्या बनाती है? तो ज्वार नदमुखों का निर्माण करती है, जिसे इस चूरी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? पायनियर है, या आपको संवाद कौमुदी है, हिंदुस्तान टाइम्स है, या द बंगाल गजट है? तो ये भारत का पहला समाचार पत्र जो है द बंगाल गजट है। और ये 1780 ईस्वी में जेम्स हिक्की के द्वारा, ठीक ना, जेम्स हिक्की, जेम्स अगस्टा हिक्की के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की जाती है। जबकि संवाद कौमुदी जो है भारतीय भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र है, और यह बांग्ला भाषा में आपको प्रकाशित हुआ था 1921 ईस्वी में। संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राममोहन राय द्वारा किया गया था। इसी कारण राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगजे, या अमेजन, या एनीसी नदी, या नील नदी? तो ये जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है ना, दुनिया की सबसे लंबी नदी है भैया, सबसे लंबी नदी। और ये कहां बहती है? तो अफ्रीका में बहती है। और आपको जो है अमेजन, ये जो है दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी, के दूसरी सबसे लंबी नदी।
और ये जो है यांगजे या इसे ही यांगटी सिक्यांग के नाम से भी जानते हैं, ये आपको चीन में बहती है, ठीक ना। इसे कई जगहों पे विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी दिखाया है, लेकिन कई जगह विवाद भी उत्पन्न हो गया है, क्योंकि मिसिसिपी और मिसौरी ये दोनों नदियों को मिला देने के बाद, जैसे भारत में गंगा और यमुना मिल जाती है, इसी तरह मिसिसिपी मिसौरी मिलती है एक दूसरे में, और मिलने के बाद दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी बन जाती है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें भी आप सब जानते चलिए। तो इस तरह से एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगजे जो है या यांगसीटियांग जो है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, और इसकी कुल लंबाई जो है लगभग 6300 मीटर बताया गया है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, अमेजन से, मिसौरी से, सेंट लॉरेंस से या जाम्बोजी से। तो विक्टोरिया जलप्रपात ये कहां है, अफ्रीका में है, और इसमें से आप देख रहे होंगे जाम्बेजी नदी जो है ये अफ्रीका की है, जबकि ये आपको दक्षिणी अमेरिका की है, ये आपको उत्तरी अमेरिका की है, यूएसए प्लस कनाडा, ठीक ना। और आपको ये भी सेंट लॉरेंस नदी, ये भी आपको यूएसए प्लस कनाडा यानी कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका की है। तो इस तरह जम्बेजी नदी आपको बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा, ठीक ना। जम्बेजी आपको सही जवाब हुआ। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, कालाहारी, गोबी, सहारा या थार। तो बताइएगा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, ठीक ना। जबकि गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा गोबी मरुस्थल है, और दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, ठीक ना, शीत मरुस्थल के रूप में आप इसे जानते हैं। और थार जो है दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक ना, वाला मरुस्थल। ये सब लोग सारी बातें आप लोग जानते चलिए, और कॉपी कलम में टिक करते चलिएगा, टिक मार्का मार रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं जल्दी जल्दी। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज जो है ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और लगभग 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सेकंड नंबर पे रॉकी है, तीसरे नंबर पे आपको हिमालय पर्वत जो है ये थर्ड नंबर पर आपको आता है। तो इस तरह से दुनिया की सबसे लंबी नदी एंडीज है, और ये कहां है, तो दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में आपको जो है, और रॉकी कहां है, तो उत्तरी अमेरिका में आपको जो है रॉकी पाई जाते हैं। और आपको हिमालय कहां है, तो एशिया में, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। आल्प्स जो है यूरोप में है, और यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, और आपके सुनहरे भविष्य के लिए यह काफी लाभदायक भी है, ठीक ना। तो ये जरूर से आप सब पढ़िएगा और इसे देखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, संसार की छत किसे कहते हैं, अरावली को, सतपुड़ा को, पामेर को या म्यांमार को। तो पामेर के पठार को संसार का छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, जबकि अरावली जो है ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है, दुनिया के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, ठीक ना, पर्वत श्रेणी के रूप में अरावली को जानते हैं। इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक आपको जो है इसका विस्तार है, और खासकर राजस्थान में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक। और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक। चलिए, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, एटना, वल्केनो, स्टाम्बोले, क्राकाटाओ।
तब बताइएगा कि इस्तांबुली को जो है ये आपको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये इटली में है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मालदीव, लक्षद्वीप, मेडागास्कर या सुमात्रा? तो ऑप्शन के अनुसार हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है और ये अफ्रीका महाद्वीप का भी सबसे बड़ा द्वीप है। किसका? अफ्रीका महाद्वीप का भी सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर को ही माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1748 में, 1757 में, 1764 में, 1782 में। तो आपको 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ और अपने जो है कि अपने लोगों के द्वारा ही इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक ना? एक षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों ने भारत में अपनी जीत की पहली आधारशिला रखी थी और इसका नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था। ऐसा इसके द्वारा जो है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक पिट्स रहते हैं, ये स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति की संज्ञा आपको देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये लॉर्ड क्लाइव लगभग 1757 से 1760 ईस्वी तक भारत में रहा, लेकिन बाद में इंग्लैंड जाता है और खुदकुशी कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो हंटर आयोग जो है इसका गठन जो है 1982 ईस्वी में किया गया था और ये जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में था और विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? विलियम हंटर जो थे इसके अध्यक्ष थे और ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्रथम आयोग था। ठीक ना? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्रथम आयोग हंटर आयोग को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, श्री रामचंद्र रेड्डी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत 1950 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा किया जाता है और ये वर्तमान तेलंगाना के पंचमपल्ली गांव से, कहां से? तेलंगाना के पंचमपल्ली गांव से इनके द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत होती है। इन्हीं के द्वारा आपको जो है कि महाराष्ट्र में पवनार आश्रम की स्थापना जो है 1934 ईस्वी में आपको महाराष्ट्र में इन्हीं के द्वारा किया जाता है और पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये आपको जो है जेल जाते हैं। बाद में आपको 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रही यही आचार्य विनोबा भावे बने और दूसरे सत्याग्रही पंडित जेएल नेहरू बने। राजस्व लेखपाल शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए 600 आवर का वीडियो लेक्चर है और साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक ना? तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस साल में पहली बार आपको 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी? बॉम्बे में, अहमदाबाद में, पुणे में या कलकत्ता में? तो अब मुंबई में ये इनके द्वारा बंबई में ही 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आपको स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर के नाम से आपको लूथर इन्हें ही कहा जाता है। साथ ही साथ जो है बाद में 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय बदलकर लाहौर लेकर चले जाते हैं। कहां पे? लाहौर चले जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था यह मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था और इन्हीं के द्वारा आपको जो है आर्य समाज का नारा जो था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक ना? और लौटो, यही कम बैक टू वेदास ये नारा था। और आर्य समाज की बाइबल किसे कहते हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज की बाइबल के नाम से जाना जाता है। ठीक ना? आर्य समाज की बाइबल, ठीक, समाज की बाइबल
कहा जाता है। और एक बातें स्वशासन की बातें पहली बार इन्हीं के द्वारा कहा जाता है। कहा जाता है कि विदेशी शासन चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी का स्थापन नहीं हो सकता, ये बातें इनके द्वारा कही जाती है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। कहां पे? केरल के तट में, तमिलनाडु तट में, तेलंगाना में या विदर्भ के क्षेत्र में आपको किन क्षेत्रों में पाया जाता है? यह प्रश्न आप सबसे उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र जो है ये तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में आपको पाया जाता है। कहां पे? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के प्रयोग में लाई गई थी। किसके द्वारा? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, एमएस स्वामीनाथन के द्वारा, राजकृष्णा के द्वारा या RKVK राव द्वारा। तो एमएस स्वामीनाथन के द्वारा आपको सदाबहार क्रांति ये आपको लाई जाती है, एमएस स्वामीनाथन, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न में, मसालों का बागान या बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो है ये आपको केरल को कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। केरल सबसे अधिक मसालों का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, ठीक ना। और कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक पहले नंबर पे है, ठीक। ये बातें भी आप सब याद रखे रहिए। तो देखिए हम लोग बातें कर रहे थे राष्ट्रीय बागवानी परिषद के स्थापना कब हुई? वर्ष 1976 में, 1987 में, 1984 में, 2002 ईस्वी में राष्ट्रीय बागवानी परिषद, ठीक ना। ये आपको जो है कि एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में राष्ट्रीय बागवानी परिषद के स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1984 ईस्वी में एमएस स्वामीनाथन स्वामीनाथन के अध्यक्षता में इसके स्थापना किया गया था। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास को प्रदर्शित किया? ये तृतीय पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना या नौवीं पंचवर्षीय योजना? किस पंचवर्षीय योजना में आपको कृषि ने ऋणात्मक आपको प्रदर्शित किया? ये ऋणात्मकता का प्रदर्शन किस पंचवर्षीय योजना में कृषि द्वारा किया गया है? ये आपको प्रश्न पूछा गया है। तीसरी में, चौथी में, किसमें आपको? तो बताइएगा कि आपको जो है कि इस प्रश्न के अनुसार आपका जो जवाब होना चाहिए ये आपको जो है किस पंचवर्षीय योजना में, आप लोग बताइए, ये किस पंचवर्षीय योजना में? फटाफट जल्दी से लाइव बताइएगा, जल्दी से, ठीक ना, जल्दी से बताइए। चलिए तो हम लोग देख रहे थे कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1976 में, 1987 में, 1984 में, 2002 ईस्वी में। फटाफट जल्दी से आप सब जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। तो देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय बागवानी की स्थापना जो है एमएस स्वामीनाथन, ठीक ना, स्वामीनाथन के नेतृत्व में किया गया था। चलिए वेरी गुड, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति है कौन सी? 100 सेंटीमीटर से ऊपर और 25 सेंटीमीटर से ऊपर तापमान, या आपको 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा, या फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु, या 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा और 25 सेंटीमीटर से कम आयु, या आपको जो है कि कम आयु नहीं ताप होना चाहिए, या पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म और कुछ शुष्क जलवायु। तब इस प्रश्न के जवाब को आप देखेंगे तो चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु जो है 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा, लगभग 125 सेंटीमीटर लिखा रहता है, ठीक ना, और 25 सेंटीमीटर से ऊपर तापमान जो है ये इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। और इसके साथ साथ दोमट मिट्टी जो है ये चावल के उत्पादन के लिए
अच्छी मानी जाती है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाने वाला फसल चावल ही है, ठीक ना, धान ही है। नेक्स्ट देखिए, एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूपी टेट, ये दोनों ही चीजें हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी आज से नहीं भैया, ये आपको निरंतर जो है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और अब तक ये खेतड़ी राजस्थान में है और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कहां पे है? तो खेतड़ी जो है ये राजस्थान में आपको है और तांबा उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए फटाफट जल्दी से जवाब देते चलिएगा। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास को प्रदर्शित किया? तृतीय पंचवर्षीय योजना, पांचवें, सातवें या नौवें? तब देगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में एकदम फटाफट जवाब भर दीजिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि ऋणात्मक रहे। तृतीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि सबको पता है 1961 से 1966 ईस्वी तक। क्यों ऋणात्मक रहे? तो इसके बीच में भारत को दो बड़े युद्धों में भाग लेना पड़ा, जैसे 1962 का भारत चीन युद्ध, ठीक ना, भारत चीन युद्ध, और 1965 का भारत पाक युद्ध, ठीक ना, पाक युद्ध, और साथ ही साथ 1966 का आपको भीषण अकाल, ये जो था, इन सब के कारण आपको जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि बिल्कुल ऋणात्मक में चली गई, ठीक ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 34वें प्रश्न में आपको जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध किन दो योद्धाओं के बीच लड़ा गया? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था ये 1556 ईस्वी में लड़ा गया, और 1556 ईस्वी में ये आपको जो है सिकंदर और लोदी हेमू के बीच नहीं भैया, बैरम खां और हेमू के बीच नहीं, आपको अकबर और सिकंदर लोदी के बीच, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। वैसे वास्तविक नियंत्रण जो था वो बैरम खां के हाथों में था, और बैरम खां जो था अकबर का सेनापति हुआ करता था, वजीर हुआ करता था, और उसी के हाथ में था। बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया था? पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध या खानवा का युद्ध? तो आपको बाबर द्वारा कुल 4 युद्ध लड़े गए, ठीक ना। पहला आपको पानीपत का युद्ध लड़ा गया 1526 ईस्वी में, और फिर आपको जो है कि 1527 ईस्वी में आपको जो है 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। यही 4 बाबर के द्वारा युद्ध लड़े गए, जिसमें बाबर ने खानवा के युद्ध में आपको जो है राणा सांगा को पराजित किया और विष देकर मार डाला, ठीक ना। राणा सांगा के पराजय के बाद है आपको जो है कि बाबर के द्वारा गाजी की उपाधि धारण की जाती है। गाजी का अर्थ होता है विधर्मियों का, यानी जो है दूसरे धर्म के लोगों का कत्ल करने वाला, ठीक ना। इसी के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तब इस प्रश्न के जवाब में आप बिल्कुल आसानी से जवाब दे सकते हैं कि किसके रंग के कारण हवा में फीका पड़ जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, ठीक ना, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण आपको जो है इसका रंग फीका पड़ जाता है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया से क्या प्रभावित होता है? रक्त, फेफड़ा, हृदय या गुदा? तब आप इस प्रश्न के जवाब में बताइएगा थैलेसीमिया जो है एक रक्त रोग है जो अनुवांशिक रोग माना जाता है। नेक्स्ट आपको जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल शानदार हमारी संस्था की ओर से आपको पढ़ाया गया है। ये 500 से अधिक लेक्चर है, नोट आपको जो इस सीरीज है, साथ ही साथ ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आपको जो है कि श्रृंखला है, आप इसे परचेज कर सकते
है। और 7007734525 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लेखपाल के किताब को भी परचेज कर सकते हैं, ठीक ना। किस राज्य ने केसर हिंद को राजकीय तितली के रूप में घोषित किया? ये आपको करंट का प्रश्न है बच्चा, ठीक ना। ये करंट का प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या झारखंड या केरल के द्वारा? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा केसर हिंद को राजकीय तितली का दर्जा दिया गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है, या लोनार झील है, या आसन बैराज है, या सांभर झील है? तब बताइएगा भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, या इसे ही आर्द्र भूमि भी कह सकते हो, सबसे बड़ा आर्द्र भूमि ये भी कह सकते हो। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक ना। तो ये आपको जो है सुंदरबन डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल माना जाता है। अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या 49 हो गई है। कितने वर्तमान में आपको कितने हैं? तो वर्तमान में 49 रामसर स्थल है, ठीक। चलिए, भारत की सबसे छोटे आर्द्र भूमि कौन सी है? कोलेरू झील, लोनार झील, रेणुका झील, या चिल्का झील? तब आप क्या जवाब देंगे? तो फटाफट जल्दी से आप सब जवाब दीजिए। तो देखो, ठीक ना। तो इस प्रश्न का जवाब जो होगा वह रेणुका झील होगा। और ये रेणुका झील कहां है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश का रेणुका झील जो है ये सबसे छोटा आर्द्र भूमि माना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ये कोबोर्ग प्रायद्वीप, सेंडर रिवर दम, या लेक नाकरू, या मेंट्रोस बेसिन? इनमें से कौन सा आपको विश्व का पहला रामसर स्थल माना जाता है, ठीक ना। तब बताइएगा कोबोर्ग प्रायद्वीप जो है ये विश्व का पहला रामसर स्थल है। रामसर का पहली मीटिंग कब बुलाई गई थी? तो 1975 ईस्वी में। रामसर कहां है? तो ईरान में है, ठीक ना। ईरान के रामसर नामक स्थल पर आपको जो है ये पहली बैठक बुलाई गई थी। हाल ही में प्लास्टिक पार्क का निर्माण जो है कहां किया जा रहा है? असम में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, या राजस्थान में? तो कर्नाटक के मंगलौर में, ठीक ना। मंगलौर में आपको, कर्नाटक के मंगलौर में आपको जो है ये पहला प्लास्टिक पार्क भारत में स्थापित किया जा रहा है, ठीक ना। ये प्रथम प्लास्टिक पार्क है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किस भारतीय टाइगर रिजर्व को? ये सब के सब करंट के क्वेश्चन है बच्चा, ठीक ना। ये सब के सब करंट के क्वेश्चन आपको बर्दिया नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, या टाबोगा अंधारी टाइगर रिजर्व, या परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व? तब बताइएगा कि आपको भारतीय टाइगर रिजर्व X2 के नाम से सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है इसे ने ही आपको पुरस्कार जीता है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के द्वारा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको जो है लेखपाल की पुस्तक लिखी गई है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए काफी लाभदायक भी होगा। तो आप इसे जरूर से परचेज करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। साथ ही साथ आर्थिक मामलों में विभाग द्वारा हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में किस क्षेत्र कैवें स्थान पर रहा? ठीक ना, जो वृद्धि हुई है ये आपको जो है फर्स्ट स्थान, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ किस स्थान पर आपको भारत रहा? तब बताएगा कि दुनिया में आपको जो है वन बढ़ाने के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर रहा। ठीक, चलिए
नेक्स्ट देखिए, ये आपको हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, अलास्का या रूस में? तो प्लास्टिक की बर्फबारी भैया ये स्विट्जरलैंड में आपको हुई। कहां पे? स्विट्जरलैंड में। जबकि पहली अम्लीय वर्षा, प्रथम अम्लीय वर्षा कहां हुई थी? तो नॉर्वे में हुई थी, ठीक ना, अम्लीय वर्षा। लेकिन प्लास्टिक वर्षा स्विट्जरलैंड में हुआ। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यूरोप का खेल मैदान, यूरोप का खेल मैदान के नाम से आपको जानते हैं। और रूस में दुनिया का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांश जो है ये रूस में ही आपको स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, जिसे OECM के नाम से आपको जानते हैं, अदर इकोनॉमिकल आपको जो है कंजर्वेशन मैनेजमेंट के नाम से इसे साइट किसे घोषित किया गया? अरावली जैव विविधता को, या कोट वन्य जीव अभयारण्य को, या सत्यमंगलम अभयारण्य को, या आपको तेलिनीलापुरम राष्ट्रीय अभयारण्य को? तो अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय के अंतर्गत आपको अरावली जैव विविधता पार्क को घोषित किया गया है। किसे? अरावली जैव विविधता पार्क को घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में खबरों में रहा क्रिसमस रोज किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये क्रिसमस रोज जो है ये कहां देखा गया है? तब बताएगा, ये आपको जो है कि तमिलनाडु के रामेश्वरम के आसपास, तमिलनाडु, श्रीलंका और रामेश्वरम के बीच में ये देखा गया है। रामेश्वरम के आसपास के क्षेत्र में ये देखा गया है। और क्रिसमस रोज एक तितली की प्रजाति है। क्या है? तितली की प्रजाति आपको मानी जाती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का प्रथम तितली अभयारण्य कहां है, ठीक ना, और उसका नाम क्या है? कहां है ये बता दे रहा हूं, कर्नाटक में है। नाम उसका क्या है ये आप सब बताइए। हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय के स्थापना किया जा रहा है? पुणे महाराष्ट्र में, हैदराबाद तेलंगाना में, पणजी गोवा में, या कोच्चि केरल में? ये कहां पर आपको स्थापित किया जा रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो बताइएगा, पुणे पणजी आपको पुणे महाराष्ट्र में आपको जो है कि पहला अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का या कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? संभव और आलम्बन, ये कई बार मैंने करंट में कराया है। स्वतंत्रता, स्वच्छता और स्वावलंबन, संभव और स्वच्छता, या स्वावलंबन और संभव? तो स्वावलंबन यानी स्वावलंबी बनिए तो स्वतः संभव हो जाएगा, ठीक ना। तो यही बातें आपके द्वारा जो है कि प्लास्टिक कचरे से के मुद्दे से निपटने के लिए आपको पहल की शुरुआत की गई है। हाल ही में भारत का कौन सा जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ? तो तीसरा भारत का सबसे जो जिला है ये कौन सा आपको गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ? तो बताइएगा, चंद्रपुर। ये चंद्रपुर जो है यही आपको दर्ज हुआ है, ठीक ना। चंद्रपुर यही आपको दर्ज हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये वीडियो की शानदार बुक हमारी संस्था की ओर से लिखा गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं, ठीक। तो पढ़िए शानदार तरीके से, मन लगाकर, बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से शुरू किया गया है। साथ ही साथ जिन महानुभाव लोगों का लेखपाल मेंस होगा वो लेखपाल की बुकें परचेज कर सकते हैं, ठीक ना। 1 2 3 4 चारों बुकें परचेज कर सकते हैं। चारों बुक परचेज करने पर आपको कुछ कॉम्बो डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक ना। और साथ ही साथ हमारी संस्था की ओर से आपको जो है फ्री डिलीवरी चार्ज आपको किसी तरह का नहीं है, ठीक ना। तो 2 से 4 दिन मतलब कि मैक्सिमम 1 हफ्ते में आपके पास पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किताबें पहुंच जाएंगी, ठीक।
तो इस तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। आप सबको शुभ संध्या, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका रात्रि मंगलमय हो। सुबह उठिए एक तरोताजा के साथ महसूस करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।